बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम अपने मन का तो कर पा रहे हैं ज़िंदगी में। बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपने मन का कर पाते हैं। नहीं, घर वालों का प्रेशर। हाँ, अभी मैसेज कर देंगे जो आप लोग। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, वो चैप्टर जो आपका कंटिन्यू चल, कल उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना हो जाए, हो जाना चाहिए मन में भी, जितना हो जाए उतना करा दें। चलिए भैया लोग, कल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग, हो गया था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन क्या लिखा था लास्ट में? क्या? 1/, अच्छा अच्छा, ये लिख लिए थे। कल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आया था भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो इसमें क्या आ गया था? आर इज इक्वल टू आ गया था आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, यही आया था ना। बढ़िया। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया था भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। पहचान क्या थी इनकी? कब जानेंगे कि सीरीज में है, कब जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती थी और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, है ना। और पैरेलल में करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, यही पहचान थी, कुछ ऐसे जाने थे हम लोग, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन समझे थे कि अगर फर्स्ट का सेकंड, सेकंड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकंड का सेकंड थर्ड के फर्स्ट से होगा तो क्या होगा? सीरीज में होगा। सबका फर्स्ट फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकंड सेकंड से होगा तो कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, कुछ ऐसे पहचाने थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना रह गया था, उसको देखेंगे। अगर मान लीजिए हमने इसमें बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कहा था अगर मान लीजिए आर रेजिस्टेंस के हमने एन रजिस्टर क्या किए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? यहाँ निकाले थे ना, आर इज इक्वल टू क्या था? एन इंटू आर था, यही निकाले थे कुछ। अगर उन्हीं सेम रजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रिमार्क में करके लिखिए। अच्छा, इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, याद है आपको? हमने कहा था इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी क्या आएगा? बड़ा आएगा मैग्नीट्यूड में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है? सर्किट का कम आता है। इसलिए हमारा जो हाउस वायरिंग होता है ये सब कौन से कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक तो वोल्टेज सब जगह इक्वल पहुंचता है, दूसरा क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? कम से कम रहता है ना, वो सब देखिए। अब इसमें लिखना, लिखो रिमार्क में लिखिए आप, इफ small n registers each having resistance small r, if small n register if small n register each having resistance small r, हर एक का रेजिस्टेंस क्या भाई? स्मॉल आर है। ईच हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल आर, आर कनेक्टेड इन, ए आर ई, आर कनेक्टेड इन, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, are connected in parallel combination, then 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 equivalent resistance of the combination will be, then equivalent resistance of the combination will be क्या होगा भाई? 1/R इज इक्वल टू क्या होगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने टाइम्स? n टाइम्स। अगर हम इसमें 1/R कॉमन कर लें तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार आएगा ये? n टाइम्स आएगा। 1 में 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1n आएगा या n ही आ जाएगा, है ना।
जैसे 1 को हम 5 टाइम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n बाई आर। तो 1 बाई आर इज इक्वल टू हो गया स्मॉल n बाई क्या हो गया r। मुझे अगर कैपिटल R की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल स्मॉल r बाई क्या हो जाएगा n। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आ गया कि नहीं, कम आ गया ना भैया, ये आ गया कम। जो भी रेजिस्टेंस था उसका nth पार्ट हो गया, कम होता जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हटाओ इसको, लिख लिया, इसको सिंपल सा आ जाएगा। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करते क्या कितना आ जाता, n इंटू आर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया कितना आया, r बाई n, कम हो जाएगा। ठीक है, हटाओ इसे, आगे बढ़े। कल जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट करते हैं, देखें कितने जन कर पा रहे हो आप। अब एक कंडक्टर है, जो भी इसका रेजिस्टेंस था, इसको हमने क्या किया, n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस r था, इसका जो रेजिस्टेंस था पहले कितना है, r है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसको हमने क्या किया, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बोल भाई, इसका भी होगा r बाई एन, इसका भी कितना होगा, r बाई एन, इसका भी कितना हो जाएगा, r बाई एन, एंड सो ऑन, इस तरह से रहेगा पूरा। और इन सभी को हम क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, कर पाओगे, मैं फिर समझाता हूं। एक कंडक्टर है, उसको n, उसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। इसको हमने क्या किया, n इक्वल पार्ट में कट कर लिया, ऐसे डिवाइड कर लिया। फिर उन सभी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के कनेक्ट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, जल्दी से बताइए आप फटाफट। क्या मैं इसका सेंटेंस बोलूं आपको, सेंटेंस बोले क्या, या समझ रहा है आपको, थीम समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूं, बोलो भाई, आ रहा सबको या नहीं, मैं लिखवा दूं क्या। ठीक है, आप लिख लो, लिखना हो तो, बाकी आप लोग करो। ऑल पार्ट्स आर connected parallelly, then equivalent resistance will be क्या आ गया दोस्त, आर बाई, आर बाई नहीं आ रहा अभी भी, देखो जरा, 1/r, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा, अरे n/r होगा ना भाई, 1/r होता है, r बाई एन, r बाई क्या होगा n, प्लस 1 क्या होगा, r बाई एन। ऐसे कितनी बार लिखेंगे, n टाइम्स। फिर क्या आएगा बताना जरा, ये हो जाएगा n बाई आर, n बाई आर, n बाई आर, कितने टाइम्स भाई, n टाइम्स। क्या n बाई आर हम कॉमन कर सकते हैं इसमें, n बाई आर जब आप कॉमन करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स आएगा ये, n टाइम्स तक। 1 को 1 में n टाइम्स ऐड करेंगे क्या आएगा, n आएगा। तो n को n से इंटू करेंगे क्या आएगा भाई बताओ, हर n को एक बार हर आएगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी बताओ, r बाई एन स्क्वायर। डिफरेंट आया कि ये वही सेम आ रहा है, सर अगर स्क्वायर हटा दीजिए तो हमारा आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैच नहीं कराना, सही लिखना है।
नहीं बात कैसे, कोई कंफ्यूजन है क्या इसको? अगर सिस्टमेटिक तरीके से समझो करो तो हर चीज़ बड़ी आसानी से आ जाएगा। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन ऐसे पूछ के कंफ्यूज किया जाता है, अगर आइडिया रहेगा तो कर ले जाएंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, चलो भाई। लिख लिया भाई? लिखो लिखो। जितने लोग लापरवाही कर रहे हैं बाद में सब, ठीक है, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, इसके बाद आपका कंपटीशन है, आपके लिए एग्जाम बोर्ड का और कंपटीशन का मैटर करना चाहिए। आप ये यूटी फीटी में फंसे हो, इन सबसे क्या होने जाना है? आप नहीं तो समझाओ, देखो चीजें। नहीं, दो टेस्ट में अपियर करो आप भाई, जो जितना पढ़े हो आप उतना लिखो, उतना बताओ, लेकिन उसके चक्कर में अपनी आगे की प्रिपरेशन रोक देना, ये भाई कोई। हाँ, क्या हो जाता है? हाँ। उसी में सब घसीटे जाते हैं। हाँ, अरे तो फिर क्या ही कहें, क्या होगा? हाँ, देख लो यही होता है। तुम लोग क्या छुट्टी रहती थी? हाँ बेटा, यहाँ हर इवेंट पे प्रोग्राम कराया जाता है। छुट्टी। हाँ, कहीं से? कोई बात नहीं, आप लोग सब जीनियस बच्चे। हाँ, क्या है ना उनको? हाँ, वो तो रहेगी, मतलब मुझे आइडिया नहीं, होगा होगा जरूर। इस बार तुम्हारा भी चलेगा गड़ा, इस बार तुम्हारा भी। अच्छा, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा था, आइडिया है ना? कहा बेटा, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे जी? तुम्हारा तुम्हारा क्या फटा था, सिलाने गए थे? हाँ, ओम्स लॉ क्या था भाई? V इक्वल टू आई आर। इसका ग्राफ कैसा था, याद है ना? आप लोगों को बताए थे कैसा था ग्राफ इसका। अगर एंगल यहां पर थीटा बन रहा हो, अगर ये वोल्टेज है आपका, ये आपका करंट है, इसका स्लोप क्या देता था? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। ये क्या देता है भाई? रेजिस्टेंस। और ये होता है क्या है? V अपॉन। ये लिखे थे, कुछ आइडिया है? किसी भी इंटरवल में आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं ना भाई। अगर इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो ये एंगल भी क्या होगा? अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं, ये बी है, ये क्या है? सी है। तो इस ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस क्या अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई? इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है? tan थीटा से। इसको क्या करेंगे? ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। स्लोप इसका क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा? बेस। बीसी अपॉन में क्या होगा? ए बी। बीसी क्या है? मतलब चेंज इन वोल्टेज। और ए बी क्या है? चेंज इन करंट। बी अपॉन आई, यही होता है। या डेल बी अपॉन डेल आई कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान रखना है इसका। अब देखो, tan की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, ये तो आपको पता ही है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब थीटा की वैल्यू जब कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 90 के बीच में होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर इस क्वाड्रेंट पे हम बात करें, tan की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब थीटा कहाँ से कहाँ होगा? जब 90 से 180 के बीच में आ जाए, tan की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर एक्स एक्सिस से एंगल आपका 90 से ज्यादा बन जाए तो हम कहेंगे क्या होगा? स्लोप हमारा नेगेटिव। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव।
और अगर एंगल आपका 0 से 90 के बीच में होगा तो स्लोप हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है ना भाई। कैसे जानेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देखो ये वाली लाइन क्या है, 90 डिग्री वाली होती है। अगर आपकी लाइन या टेंजेंट जो भी है अगर इस तरह से आएगा तो हमारा क्या होगा, ये एंगल 90 से ज्यादा होगा। अगर स्लोप आपका इस तरह से आएगा तो एंगल हमेशा क्या होगा, 90 से कम। बस ये वर्टिकल वाली लाइन ध्यान में रखना, इस वर्टिकल लाइन के अगर इस साइड लाइन इंक्लाइंड है तो क्या होगा, टेंजेंट हमारा पॉजिटिव होगा। अगर इस साइड है इंक्लाइन तो क्या होगा, टेंजेंट हमारा नेगेटिव होगा। इतना याद रहेगा आपको। और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व पे, आइडिया है आपको? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हो, ग्राफ के डायरेक्शन में ही। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ड्रॉ करना चाहता हूं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को टच करके पास करने वाले क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व या ग्राफ को क्या करेगा, किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके क्या होता है, निकलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे मुझे ड्रॉ करना होगा टेंजेंट तो क्या होगा, यहां पर मान लीजिए यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ग्राफ का डायरेक्शन कैसे है भाई, डाउनवर्ड। ये आएगा टेंजेंट आपका ऐसे, कुछ ऐसे आएगा ना, टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा भाई। तो बताओ स्लोप इसका नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर है, ठीक, याद रखना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, आप आंसर करना। फ्रॉम द ग्राफ, ये आया है एग्जाम में, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी शोन बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, नेगेटिव रेजिस्टेंस। कौन सा ग्राफ आपका जो क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ मुझे। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर किसकी किसकी बात की जा रही है। यहाँ पर इधर करंट है, इधर वोल्टेज है। हाँ क्या, अगर यहाँ वोल्टेज करंट होता तब भी ये करंट वोल्टेज है तो भी बता ले जाएंगे ना। कहां पर स्लोप नेगेटिव है आपका, कौन से जोन में स्लोप नेगेटिव आएगा, यहां का ड्रॉ करेंगे, सीडी के बीच में है या डीई के बीच में है, डीई के बीच में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, एबी के बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बीसी के बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सीडी के बीच में क्या होगा, क्लियर है आप, किसके बीच में होगा, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आइडिया रखना थोड़ा सा मोटा मोटा, बस स्लोप से आइडिया लग जाएगा। यहाँ थोड़ा ड्रॉ किया गया, आप देख लेंगे टेंजेंट जहां भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से हो जाएगा। ओम्स लॉ को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। लिखिए लिखिए ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कहीं, थोड़ा लिख लेते हैं। ओम्स लॉ इन व्हाट, वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन व्हाट, वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको लिखना आना चाहिए आपको। आता है क्वेश्चन, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताएं जरा हमें। जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई, जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। अब जे क्या है, सिग्मा क्या है, इन सारे टर्म्स का मतलब पता है आपको। जे क्या है, करंट डेंसिटी। जे क्या है इसमें भाई, लिखो करंट डेंसिटी। होता क्या है ये, आई अपॉन क्या होता है, पढ़े थे स्टार्टिंग में इसको, बहुत बढ़िया। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, हाँ कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, या इसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जब तक सब छुट्टी पर रहेंगे टेस्ट नहीं होगा, केवल क्लास चलेगी। जिस दिन सब आएंगे उब कर उसी दिन टेस्ट कराएंगे ना बेटा। कंडक्टिविटी या क्या बोलेंगे इसी को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या होता है भाई, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, 1/ρ, 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये लिखे थे कि नहीं आप लोग,
अच्छा लिखवा देते हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? ई इज इक्वल टू क्या था भैया? ई इज इक्वल टू क्या था? एफ अपॉन क्यू। चार्ज था। चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई। और फील्ड की हम बात करेंगे तो क्या होगा भाई? फोर्स की बात करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, लिख लेंगे उसको, ठीक है। जिस टर्म में लिखना चाहते हो लिख लेंगे हम। ये टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो बता देते हैं। क्या इसको आप डिराइव कर सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है ये चीज? हाँ, लिखवा देते हैं, लिख लो इसको। कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस आपने लिखा है क्या? कंडक्टेंस हम लोगों ने लिखा था? कंडक्टेंस नहीं लिखा है? अच्छा लिख लो, इन सबको बता देते हैं, हटाओ इसको। ये लिखा क्या? ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। जे इक्वल टू क्या है? सिग्मा इंटू वेक्टर ई। ये वेक्टर फॉर्म में है ओम्स लॉ। बाकी ओम्स लॉ वैसे क्या है? वी इक्वल टू, वी इक्वल टू क्या है भाई? आई इंटू आर। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। वेक्टर जे इक्वल टू क्या होता है भाई? सिग्मा इंटू ई। जे क्या है? करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया? लिखे? हाँ, हाँ कंडक्टेंस फिर कंडक्टिविटी दोनों बता दें। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई? ये होता है 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब टेंडेंसी या एबिलिटी टू फ्लो द वॉट, मतलब कितना ये मैक्सिमम अलाउ करेगा चार्जेस को फ्लो होने के लिए। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है। बात नहीं कीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि कोई कंडक्टर या वायर कितना अलाउ करेगा किसको, चार्जेस को फ्लो होने को, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। हाँ, अब देखो यहां, आपने पढ़ा होगा क्या इसके बाद? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसी को क्या लिखे थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको किससे डिनोट किए थे? बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, कितनी बार बोलना पड़ेगा बता दिया करो, स्टार्टिंग में बोल दूं। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपॉन एल। इसमें ये थी कंडीशन, अगर कंडक्टर का लेंथ क्या हो? 1 हो, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या आई थी? ओम मीटर, है ना। फिर आता है क्या? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या ये जेंजी वाली हरकतें ना, स्पेसिफिक
हाँ हाँ शिवम सुन रहे हैं, घबराओ नहीं। अच्छा, अब बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, मेरा सब कुछ दुरुस्त है। अरे मैं जानता हूँ। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/ρ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो भाई 1/ρ मतलब L अपॉन क्या आ जाएगा? अरे रेसिप्रोकल ऑफ लिख लो, इट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट इसकी क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसी को बोलते हैं मो मीटर इनवर्स। ओम का इनवर्स मो लिखा जाता है, मो MHO। ओम का रेसिप्रोकल होता है मो MHO। मो भो नहीं बेटा, मो, ठीक है? वो जो तुम समझ रहे हो वो जेनजी वाला वर्ड नहीं है, दूसरा लिखा भाई। ये है सिग्मा। कोई बात नहीं, बहुत कुछ नहीं हो पाता जिंदगी में, ऐसी बात थोड़ी। आए बेटा, पढ़ा रहे हैं बेटा। अब यहाँ ध्यान दो। अरे इनकी परछाई तो नहीं पूछो बेटा। इसका डेरिवेशन, हाँ आप लोग मान जाइए। हाँ, कैसे डेरिवेशन करेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में अगर लाना होगा तो बता दे थोड़ा सा, यहीं से आ जाएगा जी। हटाऊं, हटा दिया जाए इसे। कैसे डिराइव करेंगे इसका, देखो डेरिवेशन। आज की जनरेशन ये चाह रही है कि बस पढ़ाओ, टेस्ट नहीं लो, ज्ञान दो। क्या मिला ये मत पूछो, चलने दो जैसे चल रहा है। ये भी है कि नहीं पढ़ाओ, पढ़ाई क्यों रहे हैं? एक दिन में मम्मी पास पूछना, एक दिन पूछ लो बस। हाँ, एक दिन पूछ को देखो कि क्यों पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पूछना तो इस बात का ध्यान रखना, जहां वो खड़े हो आसपास कोई ऐसी चीज न रहो जो जमीन से या दीवार से चिपकी न। मान लो पत्थर उत्थर हो या कोई डंडी उंडी हो, रोहे की राइड हो गई, जैसे मान लो बेलन चौका उका अगर होगा हाथ में तो सान लो सर और फोड़ देंगे। मतलब ऐसे जाना, एकदम वीरान जगह में खड़े रहना, कहीं मैदान में पूछना कि बताओ क्यों कर रहे हो, जहां से भागने होने का काफी स्कोप रहे। हाँ हाँ हाँ, पुल पे चलते चलते नहीं पूछ लेना। हाँ हाँ, उसके बाद नीचे आपको ढूंढा जाएगा। अब भाई देखो यहाँ, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? 1/ρ है, यहां से आ गया L/R/A। बस दो तीन चीजें साइड में देखें, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू क्या है भाई? V/L। तो L इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? V/E। कोई दिक्कत नहीं। और J इक्वल टू आपने क्या पढ़ा भाई? I/A। तो यहां से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I/J। कोई दिक्कत? रख लेते हैं सारी वैल्यूज। तो सिग्मा इज इक्वल टू यहां से हो गया, L के प्लेस पे क्या रख देंगे भाई? V/E। और क्या है भाई? R के प्लेस पे क्या है? R ही रखने देते हैं, ठीक भाई। और A के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं? I/J। V/I को साथ में कर लेते हैं भाई, ये V/I साथ आ जाएगा। और क्या है? 1/R। ये J ऊपर जाएगा आपका, E आएगा नीचे। V/I की वैल्यू क्या होती है? ये V/I, ओम्स लॉ से V/I क्या होता है?
आर, ये हो जाएगा आर इंटू जे अपॉन क्या हो गया भाई ई। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा इंटू ई, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दो आप, ये आ जाएगा। और टफ है क्या, आसान सा है, कर लो भाई, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, बता दिए तक देख लो क्या है। कभी कभी आप लोगों की हरकतें देख के लगता है स्कूल वाले ठीक करते हैं, डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं, मार के रखते हैं, क्योंकि आप लोग साधारण तरीके से सही ट्रैक पे नहीं रह पाते। जब ये दिखा जाए कि बहुत रिस्पेक्ट देकर आपसे भी कायदे में बात करके अच्छे काम किए जाएं, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा प्रोग्रेसिव में वर्क किया जाए, तो नहीं हो पाता। अटेंडेंस का ये नाम काटने का धौंस ठीक है, क्योंकि तभी रेगुलर रहेंगे, नहीं तो अरे ऐश करे हमारा क्या, हमें कौन सा सर्टिफिकेट देना है, और जहाँ से मार्कशीट का डर होगा वहीं से लगेगा ना। जैसे मुझे ये हो गई करेक्टर सर्टिफिकेट यहीं से मिलेगा जहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो अभी देखो करेक्टर कितना ठीक रहता है, क्योंकि किसी भी जॉब या प्रोफेशन में जाओगे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगिए तुमसे, आप बनवा के लाओ वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट, अब करेक्टर में लिख देंगे, करेक्टर लेस हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ, ये ऐसे करेंगे ना बेटा, नीचे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यहां भी क्या किए, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहां आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा को ई से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं अगर दिया होता x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, j अपॉन ई हो गया, हमें j की वैल्यू चाहिए तो e से क्या कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ यहाँ मल्टीप्लाई किए तभी आए, देखो इस केस में आप क्या करते, l को e से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, l इंटू ई हो जाएगा, इक्वल टू में b, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, l की, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लो ऐसे आ जाएगा, लिख ले भाई। डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम, तो ओम्स लॉ को आप स्केलर वे में लिखते हैं तो क्या होता है भाई, v इक्वल टू आई इंटू आर, उसी ओम्स लॉ को अगर मुझे लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो j इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ई होगा, ये वेक्टर फॉर्म में है ओम्स लॉ। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बढ़ा जाए, पढ़ लें। रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है भाई, मटेरियल और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल और टेम्परेचर तो है ही, साथ साथ लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। बाकी एलॉय वाले सब में अलग अलग होगा, ये सब पढ़े ना आप लोगों को, याद है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, ये वही है एल का जो एक्सप्रेशन लिखे थे हम लोगों ने, क्या है क्या नहीं ये सब निकाल दिए हैं, टेम्परेचर का भी देख लिए थे, एलॉय का भी हो गया था। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज कैपिटल आर ओम if it is melted and stretched n times of its original length then its new resistance will be what, बताने की जरूरत है, क्या होगा भाई, अरे यार ध्यान से देख ली मेरी जान, कैसे कह रहा है, मतलब हाँ, इसके लेंथ को स्ट्रेच करके क्या कर दिए, n टाइम्स कर दिए। अब इसका रेजिस्टेंस क्या था, r था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, r हमने यही बताया था, n टाइम स्ट्रेच करके एक्सटेंड करके इंक्रीज करके लेंथ कर देंगे, तो मैंने डिराइव करके दिखाया भी था, याद है, वहां शायद हम लोगों ने किया था, फिर से करके दिखाना है क्या, हाँ एक बार फिर से बताते हैं। देखो वायर किस शेप में होते हैं मुझे बताओ, पता है सबको, देखो जरा ध्यान से, बात नहीं कीजिएगा तभी मजा आएगा। हाँ आप लोग कितनी बार मुझे बोलना पड़ता है एक ही चीज यार, बताओ बेटा, अरे नहीं पियो यार, एक दिन कोई वो है क्या, 1-2 घंटे में कोई आफत आ जाएगी क्या, बताओ। हाँ देखो, वायर कौन सी शेप में होता है भाई, सिलेंड्रिकल। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान से देखना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं, A1 है, लेंथ इसकी क्या थी भाई, L है, इसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, NL हो गई है,
और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है मान लेते हैं, जो हमने एक्सटेंडेड वायर लिया, इसका क्या है भाई A2 है। अब बहुत क्लियर है कि A1 क्या है, A2 से ज्यादा है। A1 जो है वो क्या है भाई, A2 ज्यादा। भाई ये मोटा होगा, वायर को स्ट्रेच करेंगे तो पतला हो जाएगा कि नहीं, जैसे हमने रबर बैंड का एग्जांपल लिया था। अगर रबर बैंड को आप देखो एक्सटेंड करते हैं तो लेंथ तो उसकी बढ़ती है, लेकिन थिकनेस आ जाती है ना, थोड़ा सा पतला हो जाता है ना, वो हो जाता है नहीं, पतला हो जाता है। इस केस में देखो क्या होगा, वायर अगर सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं नहीं, शेप इसका चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज। जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, थिकनेस होगा, जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो दोनों कंपनसेट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। वॉल्यूम ओवरऑल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। अब इस केस में देखना, अगर सिलेंडर है तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा इसका, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या है यहाँ पर V1, इसका वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा V2। जो वॉल्यूम होगा दोनों केस में, वायर तो भाई सेम है, भाई वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। V1 इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा। V1 इक्वल टू क्या आएगा, V2 होगा। अगर मैं सिलेंडर के एरिया की वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या होता है, पता है ना आपको, V इक्वल टू क्या होता है, A इंटू H। अब बेस का एरिया लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, यही तो H होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। H क्या होता था, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की क्या होती है, हाइट। यहाँ तो भाई लेंथ है जो, वही हमारी हाइट है। तो पहले वाले केस में क्या होगा इसका वॉल्यूम, भाई A1 इंटू क्या होगा L1, दूसरे के लिए क्या होगा A2 इंटू L2, यही होगा। अगर मुझे यहां निकालना हो क्या, A1 अपॉन A2, तो यहां क्या हो जाएगा भाई बताओ, L2 बाई L1। अब जरा देखना, L1 हमारा कितना है, L है, लेकिन L2 कितना है, बना बताओ भाई, L2 कितना है, N इंटू L। मुझे निकालना है L2 बाई L1, ये कितना है भाई, NL अपॉन L। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, फाइनली कितना आ जाएगा, N। तो A2 बाई A1 की वैल्यू क्या है, A2 बाई A1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, N आ गई। या हम कहते हैं L2 बाई L1 की वैल्यू भी क्या आ गई, N आ गई। जो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ रही है, वही किसकी वैल्यू आ रही है, L2 बाई L1 की, वो वैल्यू कितनी आ रही है, N। अब जरा मुझे बताना, अगर वायर सेम है, सेम मटेरियल का बना है, तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन क्या होता है भाई, A। वही सेम वायर है, फर्स्ट कंडीशन में अगर निकलू रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा, R1 इक्वल टू रो, ये क्या होगा L1 अपॉन A1। सेकेंड कंडीशन के लिए लिखें तो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। कोई दिक्कत, रो क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि सेम सब्सटेंस है ना, सेम मटेरियल है, तो नहीं बदलेगा ये। R2 बाई R1 करें तो यहां से क्या होगा, देखो R2 बाई R1, मतलब R2 को R1 से डिवाइड करें, रो से रो कैंसिल, R2 कर रहे हैं भाई, तो ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा L2 बाई A2 इंटू ये नीचे होगा ना, A1 बाई क्या हो जाएगा L1। कोई दिक्कत, लेंथ को हम एक साथ कर लेते हैं भाई, देखो क्या होगा L2 बाई L1, और एरिया वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, A1 अपॉन क्या हो जाएगा A2, यही होगा। अब जरा बताना, L2 बाई L1 और A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, N। इसकी भी N है, इसकी भी N है, N इंटू N क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। और ये R1 आपको दिया था, कितना है R1, R है ना, जो पहला रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। मुझे इस R2 की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, N स्क्वायर R हो जाएगा। कुछ ऐसा डेरिवेशन बताए थे आप लोगों को, याद है, हो जाएगा ना। बहुत आसान है, अगर एक बार थोड़ा सा कर लेंगे तो आ जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका आइडिया रखना। हाँ ले ले बेटा, छाता ले ले बेटा पूरा। हाँ। लिख लिया, कोई दिक्कत, बस वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वॉल्यूम को इक्वेट करके एरिया और लेंथ में रिलेशन निकाल लिया, फिर यहां से ये आ गया। ये क्वेश्चन कराए भी हैं, आते भी हैं बोर्ड में भी, और क्वेश्चन से इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। आया भी, आप देख लीजिए। आगे बढ़े, मूव करें, जल्दी से करिए जरा। इसको हम लोगों ने उस वाले क्लास में भी किया था ना, उस दिन क्लास किए थे तो वहां बताए थे ना। हर चीज बता दे रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं, आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, हर चीज आपसे अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक स्लिप निकालो, एक पर्ची, सब लोग अपने नाम लिख के दे दो मुझे, जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो लोग आज एब्सेंट हैं उन सभी के यहाँ कॉल जाएगा, सबके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, लाओ निकालो।
एक स्लिप निकालो, उसमें सब लोग अपने नाम लिख के दे दो, जिन जो आए हैं उनके यहाँ नहीं, जो लोग एब्सेंट हैं सबके यहाँ कॉल जाएगा आज। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अब मैं समझ गया आप लोगों से मानवता दिखाने का कोई मतलब नहीं। हाँ बैठे जल्दी से सब लोग अपने नाम लिख दो बस। हाँ अरे फॉर्म भरवाते हैं ना, फॉर्म इसीलिए भरवाया जाता है, जरूरत पड़ने पे एक्शन लिया जाए। हाँ जो आप भर के दिए हैं उसमें आपका बहुत नंबर है ना, तुम्हारा दोनों है। लिख ले लो, लिखो सब लोग दो अपना, लिखे इसको आपने लिखा। नेक्स्ट अब देखो यही समझाया गया है यहाँ कैसे क्या है, देखो सेम यही चीज करके दिखाया गया है ना। इसकी थिकनेस ज्यादा, इसकी थिकनेस क्या हो गई कम, n टाइम्स कर दिए। वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, v इक्वल टू a इंटू एल या a2 इंटू एन एल। रिलेशन निकाले थे, यही रख दिए, आ गया। ठीक है वही क्या, देखिए अब देखो क्वेश्चन, ए वायर ऑफ, सब लोग आ गए भाई, इतने ही है। अरे यार तीन लोग का भी दो, किसमें नहीं तो आज तो अभी हम फ्री होते। हाँ ए वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल, a wire of certain material is stretched solely by 10%. Its new resistance and specific resistance becomes respectively. क्या होगा ये बताओ, ध्यान से देखो। A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. कितने टाइम्स हो रहा है भाई, 10%. Its new resistance and specific resistance became respectively. क्या होगा, इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर पहले इसका रेजिस्टेंस क्या था भाई, R था, तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस बना वो कितना होगा, R डैश कितना होगा भाई, R प्लस 10% ऑफ 10% ऑफ R। R का 10% क्या होगा, R का 10% कितना होगा भाई, 0.1 आएगा ये, अरे 0.1 आएगा। ये R प्लस कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू में R, ये आ जाएगा 0.1। R प्लस क्या हो गया 0.1 इंटू आर, एड करेंगे कितना जाएगा 1.1। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होगा, 1/1 टाइम्स, 1.1 टाइम्स। ये केवल वही दिख रहा है। और आर इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन क्या होता है ए। 1/1 टाइम्स हो गया, तो मुझे जरा ध्यान से बताना एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1.1। और न्यू रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर इंटू आर, तो 1.1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर, कितना आ जाएगा ये, हाँ 1 2, मतलब न्यू रेजिस्टेंस का वो जो मतलब एक्सटेंशन है, ये वायर की लेंथ है बेसिकली, सॉरी ये लेंथ है यार, इसको लिखना ये क्या है, ये लेंथ है। इनिशियली इसकी लेंथ क्या है मान लेते हैं, अरे लेंथ इंक्रीज की जा रही है ना, एल है तो ये एल प्लस एल परसेंट ऑफ दिस, लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है ना। ये एल है, लेंथ है। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.21 आर, मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स आ गया 1.21। और सेम मटेरियल का वायर है तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, डी ऑप्शन इज द व्हाट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या लेंथ में चेंज से, एरिया में चेंज का कोई इफेक्ट आएगा उसमें, लेंथ में चेंज का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, केवल किसकी वजह से चेंज आएगा, टेम्परेचर और मटेरियल चेंज होगा। तो मटेरियल तो सेम है, उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं की जा रही है। इसका मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस भैया इसको लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, लाइटली नहीं लीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आप बेटा एग्जाम में इग्नोर कर दिए जाओगे।